हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, संविधान के बारे में हम बात कर रहे थे। हमने संविधान के निर्माण को देखा, किस तरह से भारत के संविधान का निर्माण हुआ था। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान की विशेषताओं के बारे में। संविधान की विशेषताएं, क्या क्या संविधान की विशेषताएं हैं दोस्तों, उस पर हम चर्चा करेंगे। संविधान की विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले बात करेंगे संविधान क्या है। संविधान क्या है दोस्तों, उसकी क्या परिभाषा है, उसके बारे में बात करेंगे। यानी अगर हम संविधान की बात करते हैं दोस्तों, तो संविधान नियम और विधियों का मिश्रित रूप है, जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन प्रणाली को चलाया जाता है। यानी अगर हम संविधान की बात करें दोस्तों, तो संविधान है क्या, संविधान की क्या परिभाषा है। यानी संविधान नियम और विधियों का मिश्रित रूप है, जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन प्रणाली को चलाया जा सकता है। संविधान की विशेषताओं की हम बात करते हैं दोस्तों, तो संविधान दो प्रकार के होते हैं। संविधान दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है लिखित संविधान, होता है, और दूसरा होता है दोस्तों अलिखित संविधान होता है। लिखित संविधान क्या होता है दोस्तों? ऐसा संविधान जिसका अधिकांश दस्तावेज लिखित रूप में हो, उसको लिखित संविधान कहते हैं। यानी ऐसा संविधान जिसका अधिकांश हिस्सा लिखित दस्तावेज के रूप में हो, ऐसे संविधान को लिखित संविधान कहते हैं। जैसे भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, कैसे संविधान है दोस्तों? ये लिखित संविधान है। जबकि अलिखित संविधान की बात करते हैं दोस्तों, ऐसा संविधान जिसका अधिकांश भाग परंपराओं के रूप में हो, तो ऐसे संविधान को दोस्तों अलिखित संविधान कहते हैं। यानी ऐसा संविधान जिसका अधिकांश भाग या अधिकांश हिस्सा परंपराओं के रूप में हो, ऐसे संविधान को हम अलिखित संविधान कहते हैं। जैसे ब्रिटेन का संविधान दोस्तों कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है। जबकि भारत के संविधान की बात करें या अमेरिका के संविधान की बात करें, तो दोस्तों कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। भारत का संविधान दोस्तों, भारत का जो संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यानी भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान दोस्तों निर्मित संविधान भी है, लिखित संविधान के साथ साथ दोस्तों निर्मित संविधान भी है। क्योंकि भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि कैबिनेट की सलाह पर कैबिनेट मिशन आता है दोस्तों। ये भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को भारत आता है। ये जो कैबिनेट मिशन होता है दोस्तों, ये कैबिनेट स्तर के 3 मंत्री भारत आते हैं, जो कि 24 मार्च 1946 को दिल्ली में पहुंचते हैं। 16 मई 1946 को अपने उद्देश्य को प्रकाशित करते हैं और इसी कैबिनेट की सिफारिशों पर नवंबर 1946 में
संविधान सभा का गठन किया जाता है। संविधान सभा का गठन किया जाता है और यही संविधान सभा दोस्तों भारत के संविधान का निर्माण करती है। ये जो संविधान सभा होती है दोस्तों, ये संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लेती है, स्वीकार कर लेती है या कंप्लीटली बनाकर तैयार कर लेती है और फाइनली भारत का जो संविधान है दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाता है। तो भारत का संविधान दोस्तों लिखित संविधान है और निर्मित संविधान है। चूँकि भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था, इसलिए भारत का संविधान लिखित के साथ साथ निर्मित संविधान भी है। भारत का संविधान दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल संविधान में दोस्तों, भारत के मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 है, जबकि भागों की संख्या की बात करते हैं तो 22 भाग हैं। अनुसूचियों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। यानी जब संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था, तो उस समय भारतीय संविधान में अनुच्छेद 395 थे, 22 भाग थे, अनुसूचियों की संख्या 8 थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया दोस्तों, वैसे वैसे संविधान में परिवर्तन होते चले गए। यानी जैसे ज़रूरत पड़ती चली गई, वैसे वैसे संविधान में संशोधन के माध्यम से कुछ नए प्रावधानों को जोड़ते चले गए। यानी अगर हम वर्तमान संविधान की बात करें दोस्तों, वर्तमान संविधान में क्या क्या प्रावधान कर रखे हैं। वर्तमान संविधान में अनुच्छेदों की संख्या लगभग दोस्तों 470 प्लस है, लगभग 470 प्लस है। भाग 22 से बढ़कर दोस्तों कितने हो गए हैं, 25 हो गए हैं। जबकि अनुसूचियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है दोस्तों, 12 हो गई है। यानी जब संविधान को लागू किया गया था उस समय अनुच्छेद 395 थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन संविधान में संशोधन करके संविधान में कुछ नए प्रावधान जोड़ दिए गए थे। अनुच्छेद वर्तमान में 470 प्लस हो गए हैं दोस्तों, भागों की संख्या 25 हो गई है और अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। यानी 8 से बढ़कर क्या हो गई है दोस्तों, 12 हो गई है। लेकिन अगर दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है, यानी विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है, सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है। लिखित संविधान की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, चूंकि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन अगर सर्वप्रथम लिखित संविधान की बात करते हैं किस देश का है, तो दोस्तों अमेरिका का है। अमेरिका का है दोस्तों। यानी अमेरिका के संविधान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 1787 में फिलाडेल्फिया में संविधान सभा का गठन किया जाता है दोस्तों। संविधान सभा का गठन किया जाता है और फाइनली 4 मार्च 1789 को संविधान को लागू कर दिया जाता है। यानी 17 सितंबर 1787 को फिलाडेल्फिया में संविधान सभा का गठन किया जाता है और यही संविधान सभा अमेरिका के संविधान का निर्माण करती है, जो कि 4 मार्च 1789 को लागू कर दिया जाता है। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का है। यानी भारत का इतना बड़ा संविधान है दोस्तों, इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां हैं। यानी इतने अनुच्छेद, इतने भाग, इतनी अनुसूचियां किसी और देश के संविधान में नहीं है जितने कि भारत के संविधान में है। लेकिन अगर पूछा जाता है कि सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तो अमेरिका का संविधान है। 1787 में संविधान सभा का गठन किया जाता है और 4 मार्च 1789 को इसको लागू कर दिया जाता है। यानी 1789 में अमेरिका के संविधान को लागू कर दिया जाता है। भारत के संविधान के बड़े होने के दोस्तों कारण माने जाते हैं, इसका भौगोलिक कारण माना जाता है।
भारत का संविधान एक विस्तृत संविधान है, तो इसके विस्तृत होने के क्या है कारण माने गए, भौगोलिक कारण माना जाता है। भारत दोस्तों एक बड़ा देश है, यानी अगर हम बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से दोस्तों भारत क्या है, भारत का विस्तार अधिक है दोस्तों। विस्तार अधिक होने के कारण और भारत में क्या दोस्तों विविधता है, विविधता है। इसी विविधता के कारण दोस्तों यहाँ पर अनेक कम्युनिटी के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, और सभी धर्मों को देखकर दोस्तों क्या है भारत का संविधान बड़ा हो गया था। यानी भौगोलिक दृष्टि से भी क्या है भारत का संविधान बड़ा होने का कारण माना जाता है। दूसरा इसका ऐतिहासिक कारण माना जाता है। भारतीय संविधान का बड़े होने का ऐतिहासिक कारण भी माना जाता है। दोस्तों ऐतिहासिक कारण में ये माना जाता है कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, या जब भारत के संविधान लागू नहीं किया गया था, तो उस समय भारत में भारत शासन अधिनियम लागू था, और ये एक विस्तृत दस्तावेज था, यानी एक बड़ा दस्तावेज था। इसलिए भारत का संविधान क्या है, बड़ा संविधान है। यानी भौगोलिक और क्या है इसके ऐतिहासिक कारण माने जाते हैं। तो दोस्तों संविधान दो तरह के होते हैं, एक लिखित संविधान होता है और एक अलिखित संविधान होता है। भारत के संविधान में दोस्तों अनेक देशों के संविधान से प्रावधानों को लिया गया था। यानी भारत का जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो भारतीय संविधान में अनेक देशों के संविधान से प्रावधान को लिया गया था। ऐसा माना जाता है कि संविधान जो निर्माता थे दोस्तों, उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों की समीक्षा की, और 60 देशों के संविधान को छानने के बाद तब जाकर भारत के संविधान का निर्माण किया था। और अलग अलग देशों के संविधानों से कुछ कुछ प्रावधानों को लिया गया था। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा जो प्रावधान लिए गए थे वो किससे लिए गए थे, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए थे। किससे, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए थे। यानी ऐसा माना जाता है कि भारतीय संविधान का लगभग भारतीय दोस्तों संविधान का लगभग 60% हिस्सा भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। यह ऐसा मान लीजिएगा ज्यों का त्यों उठा लिया गया है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 से। इसलिए कुछ लोगों ने संविधान की आलोचना भी की और कहा कि भारत का जो संविधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी है। हालांकि कुछ आलोचकों ने यहाँ तक कहा कि भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि भारतीय संविधान की भाषा इतनी जटिल थी कि आम लोग उसको क्या है, आम जो जनता है उसको नहीं समझ पाएगी। इसलिए कहा गया कि भारत का जो संविधान है वो वकीलों का स्वर्ग है। तो दोस्तों ये जो भारत का संविधान है, इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 60% प्रावधानों को ज्यों का त्यों उठा लिया गया था। मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार में भारतीय संविधान के दर्शन की झलक देखने को मिलती है, और ये प्रावधान अमेरिका से ले लिया गया था। अमेरिका से ले लिया गया था। प्रस्तावना में भी दोस्तों भारतीय संविधान के दर्शन की झलक देखने को मिलती है, और प्रस्तावना को भी कहाँ से लिया गया था, अमेरिका के संविधान से लिया गया था। हालांकि प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें भी दोस्तों भारतीय संविधान के दर्शन की झलक देखने को मिलती है। ये जो प्रावधान था दोस्तों कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं किया गया था, बल्कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इनको रूस से क्या है ले लिया गया था। तो मौलिक कर्तव्यों में भी भारतीय दर्शन की झलक देखने को मिलती है, और मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। हालांकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा
जब इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि भारतीय संविधान 1935 की कार्बन कॉपी है या इसको वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, तब उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि हम भारत के संविधान को कितना भी बेहतर बना लें, अगर वहाँ की जनता अच्छी नहीं है, अच्छी तरीके से उसका पालन नहीं करती है, तो भारत का संविधान अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन हम भारत के संविधान को कितना भी बुरा बना लें, लेकिन वहाँ की जनता अच्छी है, उसका पालन सही तरीके से करती है, तो भारत का संविधान अच्छा होगा। इस तरह की बातें भीमराव अंबेडकर ने कही थी, यानी बाबा साहब ने इस तरह की बातें कही थी। जब इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि भारतीय संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी है, इसको वकीलों का स्वर्ग कहा गया, तो इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। दोस्तों, संविधान कठोर होते हैं, कठोर संविधान होते हैं, और दोस्तों क्या होते हैं, लचीले होते हैं। यानी संविधान कठोर भी होता है और संविधान लचीला भी होता है। संशोधनों के आधार पर देखा जाता है कि संविधान कठोर कौन सा है और लचीला संविधान कौन सा है। अगर हम कठोर संविधान की बात करते हैं दोस्तों, तो कठोर संविधान की विशेषता होती है इसमें संशोधन विशेष बहुमत से होते हैं, विशेष बहुमत से होते हैं दोस्तों इसमें संशोधन। और लचीले संविधान की विशेषता होती है कि इसमें जो संशोधन होते हैं दोस्तों, वो साधारण बहुमत से होते हैं। क्योंकि सवाल यह होता है कि भारत का संविधान कैसा संविधान है, भारत का संविधान कठोर संविधान है, भारत का संविधान लचीला संविधान है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का संविधान कैसा संविधान है। ऐसा संविधान जिसमें संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा किए जाते हैं, तो दोस्तों ऐसे संविधान को हम कठोर संविधान कहते हैं। ऐसा संविधान जिसमें साधारण बहुमत से संशोधन किए जा सकते हैं, तो ऐसे संविधान को हम लचीला संविधान कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम अमेरिका के संविधान की बात करें दोस्तों, तो अमेरिका का संविधान कैसा संविधान है, कठोर संविधान है। क्योंकि अमेरिका के संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत का जो प्रोसीजर है, जो प्रावधान है, उसको अपनाया गया है। जबकि ब्रिटेन के अगर हम संविधान की बात करें दोस्तों, तो ब्रिटेन के संविधान में साधारण बहुमत से संशोधन किए जाते हैं, यानी आसानी से उसमें संशोधन किए जा सकते हैं। तो ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है। लेकिन सवाल यह है, क्वेश्चन यह है कि भारत का संविधान कैसा संविधान है। अगर हम भारत के संविधान की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत का संविधान ना तो कठोर संविधान है और भारत का संविधान ना तो लचीला संविधान है। यानी कैसे पता चलता है कि भारत का संविधान ना तो कठोर संविधान है और ना ही लचीला। अगर हम अनुच्छेद 368 की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की बात करता है। यानी संशोधन कैसे किए जा सकते हैं, संविधान में संशोधन कैसे किए जा सकते हैं, इस तरह के प्रावधान किए गए। दूसरा, संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, यानी संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है, ऐसे प्रावधान कहाँ कर रखें, अनुच्छेद 368 में कर रखें। संविधान में कैसे संशोधन किए जा सकते हैं, यानी अगर हम भारत के संविधान की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान में किस तरह से संशोधन किए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 368 दो प्रकार से संविधान में संशोधन की बात करता है। एक तो विशेष बहुमत के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, विशेष बहुमत द्वारा। यानी अगर मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का संशोधन करना है दोस्तों, तो विशेष बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन किए जाते हैं। और दूसरा है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत और दोस्तों क्या है, आधे राज्यों की सहमति, प्लस के आधे राज्यों की सहमति, आधे राज्यों की सहमति। यानी विशेष बहुमत के साथ साथ दोस्तों क्या चाहिए, आधे राज्यों की सहमति चाहिए। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किसी प्रकार का संशोधन करना है, तो ऐसे संशोधन किससे किए जाएंगे, विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति से किए जाएंगे। यानी अनुच्छेद 368 ये क्लियर कर देता है कि भारतीय संविधान में संशोधन कैसे किए जा सकते हैं। तो भारत का जो संविधान है दोस्तों, उसमें विशेष बहुमत से संशोधन किए जा सकते हैं और विशेष बहुमत आधे राज्यों की सहमति के साथ संशोधन किए जा सकते हैं। संशोधन करने का अधिकार किसको देता है दोस्तों, अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने का अधिकार
संसद को देता है। यानी संसद के पास दोस्तों ऐसे अधिकार है कि संसद चाहे तो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। लेकिन अनुच्छेद 368 में ये बात लिख दी गई है, नोट करके ये बात लिख लेना आप दोस्तों, कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान के मूल ढांचे में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी संविधान का जो मूल ढांचा है दोस्तों, आप उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ये बात कौन कहता है? ये बात अनुच्छेद 368 कहता है। दूसरी ओर अगर हम दोस्तों अनुच्छेद 4 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 4 में क्या प्रावधान कर रखा है? अनुच्छेद 4 कहता है कि अगर राज्यों में परिवर्तन करना है दोस्तों, राज्यों में परिवर्तन करना है, यानी किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाना है, या फिर राज्य के सीमा क्षेत्र को घटाना है, तो अनुच्छेद 4 कहता है ऐसे संशोधन किससे किए जाएंगे दोस्तों? साधारण बहुमत से किए जाएंगे। किससे? साधारण बहुमत से किए जाएंगे। यानी इसका मतलब यह है कि भारत का जो संविधान है दोस्तों, उसमें संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा भी किए जा सकते हैं और साधारण बहुमत के द्वारा भी किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि भारत का जो संविधान है दोस्तों, ना तो कठोर संविधान है, ना ही दोस्तों क्या है कठोर संविधान है, और ना ही क्या है लचीला संविधान है। यानी अमेरिका की तरह ना तो कठोर संविधान है दोस्तों, और ना ही ब्रिटेन की तरह लचीला संविधान है, बल्कि क्या है दोस्तों, इन दोनों का क्या है मिश्रित रूप है। यानी भारत के संविधान में साधारण बहुमत से भी संशोधन किए जा सकते हैं और विशेष बहुमत से भी संशोधन किए जा सकते हैं। तो यहाँ से नतीजा रिजल्ट ये निकल कर आता है दोस्तों कि भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला है, बल्कि दोनों का क्या है मिला जुला रूप है, मिश्रित रूप है। तो दोस्तों संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। और ये बात कौन कहता है? ये बात अनुच्छेद 368 कहता है। तो ये इसकी विशेषताएं कि भारत का संविधान कैसा संविधान है, कठोर संविधान है, ये लचीला। तो भारत का संविधान क्या है? मिश्रित संविधान है, ना तो कठोर है ना ही लचीला है, बल्कि दोनों का क्या है मिला जुला रूप है। अगली विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो अगली विशेषताओं में हमारा एकात्मक आ जाता है। एकात्मक संविधान होता है दोस्तों, और क्या होता है संघात्मक संविधान होता है। संघात्मक संविधान होता है। अगर हम एकात्मक संविधान की बात करते हैं दोस्तों, तो एकात्मक संविधान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसमें दोस्तों केंद्र मजबूत होता है। केंद्र क्या होता है दोस्तों? मजबूत होता है, यानी सशक्त केंद्र होता है इसमें। जबकि संघात्मक संविधान की बात करते हैं दोस्तों, तो संघात्मक संविधान में क्या होता है? शक्तियों का बंटवारा होता है। शक्तियों का बंटवारा होता है दोस्तों, या शक्तियों का विभाजन होता है। एकात्मक संविधान में दोस्तों एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकात्मक संविधान की बात करती है तो दोस्तों यहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। जबकि संघात्मक संविधान की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा किया गया है और दोहरी नागरिकता की बात करता है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। संघात्मक संविधान में दोस्तों स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका है। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका है। न्यायपालिका है। अगर हम संघात्मक संविधान की एकात्मक संविधान की बात करते हैं तो दोस्तों ब्रिटेन का संविधान कैसा संविधान है? ब्रिटेन का जो संविधान है दोस्तों वो एकात्मक संविधान है, यानी उसका झुकाव किस तरफ है? एकात्मक संविधान की तरफ है। जबकि भारत के अमेरिका के संविधान की बात करते हैं दोस्तों, तो अमेरिका का संविधान कैसा संविधान है? संघात्मक संविधान है। यानी अगर एकात्मक संविधान की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें क्या है? केंद्र मजबूत रहता, सशक्त केंद्र रहता है, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है और एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान यहाँ पर किया गया।
संघात्मक संविधान की बात करते हैं तो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है और स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायालय का प्रावधान किया गया है। लेकिन भारत का संविधान कैसा संविधान है दोस्तों? भारत के संविधान का झुकाव किस तरफ है? एकात्मक की तरफ है या संघात्मक संविधान की तरफ है? इस बात पर हम चर्चा करेंगे। भारत के संविधान की बात करते हैं दोस्तों, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, इंडिया क्या है दोस्तों? राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का संघ है। यानी इसमें राज्यों के संघ की बात की गई है। किसके? राज्यों के संघ की बात की गई है, या यूं कह लीजिएगा यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है। किसकी? यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात की गई है। यानी भारतीय संविधान में कहीं भी आपको ना तो एकात्मक शब्द देखने को मिलेगा और ना ही संघात्मक शब्द देखने को मिलेगा, बल्कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद यह कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करता है। क्योंकि भारत में सशक्त केंद्र भी है दोस्तों और भारत में शक्तियों का बंटवारा भी है, यानी एकात्मक की तरफ भी झुकाव मिलता है और संघात्मक की तरफ भी इसका झुकाव मिलता है। यानी दोनों प्रावधान यहाँ पर किए गए। भारत में एकात्मक संविधान की तरह एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि केंद्र यहाँ पर मजबूत है, यानी भारत का केंद्र क्या है? मजबूत है। जबकि शक्तियों के बंटवारे की बात करते हैं तो भारत में क्या है? शक्तियों के बंटवारे की बात करता है। भारतीय संविधान किसकी बात करता है? केंद्र के लिए अलग शक्तियां हैं दोस्तों और राज्य के लिए अलग शक्तियां। और अनुच्छेद 1 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो इसका मतलब यह है कि ना ही तो एकात्मक संविधान है भारत का, ना ही संघात्मक संविधान है, बल्कि क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करता है, राज्यों के संघ की बात करता है। तो दोस्तों एक विशेषता हमारी क्या थी? एकात्मक और संघात्मक थी। संघीय प्रणाली की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। संसदीय प्रणाली की बात करें, अगली विशेषता के अंतर्गत हम संसदीय प्रणाली की बात करते हैं। भारत में दोस्तों क्या है? संसदीय प्रणाली है। यानी भारत में अध्यक्षीय प्रणाली को नहीं अपनाया गया है। जैसे अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली को अपनाया गया है, उसके विपरीत भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। और ये जो संसदीय प्रणाली का प्रावधान है दोस्तों, कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। संसदीय प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं होती हैं दोस्तों? इसमें कार्यपालिका, संसदीय प्रणाली में दोस्तों कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति। विधायिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है दोस्तों। संसदीय प्रणाली की यह विशेषता है कि इसमें कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति। दोस्तों कार्यपालिका की और विशेषता है, कार्यपालिका संसदीय प्रणाली की और भी विशेषता है दोस्तों। इसमें निचला सदन, निचला सदन दोस्तों भंग किया जा सकता है, भंग किया जाता है या किया जा सकता है दोस्तों। यानी अगर हम संसदीय प्रणाली की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें क्या क्या, इसकी क्या क्या विशेषताएं? कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति और इसमें निचले सदन को भंग किया जा सकता है। तो इसकी एक विशेषता हमारी क्या है? संसदीय प्रणाली भी है दोस्तों। अगली विशेषता की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार यानी भारत में दोस्तों क्या है? त्रिस्तरीय सरकार है। जैसे अमेरिका में दोस्तों 2 स्तर वाली सरकार है, एक केंद्र लेवल पर, एक राज्य लेवल पर, यानी केंद्र की अलग सरकार है और राज्यों की अलग सरकार है। उसके विपरीत दोस्तों भारतीय संविधान क्या है? त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था करता है। त्रिस्तरीय सरकार के अंतर्गत हमारा केंद्र की सरकार होती है दोस्तों, केंद्र सरकार की बात करता है, और किसकी बात करता है दोस्तों? राज्य सरकार की बात करता है, और किसकी बात करता है? ये स्थानीय स्वशासन की बात करता है, स्थानीय स्वशासन की बात करता है, या यूं कह लीजिएगा पंचायतों की बात ये करता है। तो त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यानी अमेरिका के संविधान में 2 स्तरीय सरकार की व्यवस्था की गई है, लेकिन भारत के संविधान में त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था की गई है।
अगली विशेषताओं की बात करते हैं तो दोस्तों अगली विशेषता है सार्वभौम वयस्क मत अधिकार। भारत का संविधान दोस्तों भारत की जनता को मत अधिकार का अधिकार देता है, यानी उनके पास अधिकार है कि जैसे ही वो 21 बरस के हो जाते हैं क्या है अपना मत डाल सकते हैं। तो दोस्तों मूल संविधान की अगर हम बात करते हैं, मूल संविधान में आयु कितनी थी? मत अधिकार की आयु 21 बरस थी। यानी मत अधिकार की अगर हम आयु की बात करते हैं दोस्तों तो कितनी थी? ये 21 बरस थी। लेकिन 61वां संविधान संशोधन किया गया, 61वां संविधान संशोधन किया गया दोस्तों 1988 में, और ये जो 21 बरस की आयु थी दोस्तों इसको घटाकर कितना कर दिया गया? 18 बरस कर दिया गया। 18 बरस, यानी भारत में कोई भी व्यक्ति 18 बरस का हो जाता है तो दोस्तों उसके पास मत अधिकार प्राप्त हो जाता है। यानी सार्वभौम वयस्क मत अधिकार का मतलब है कि भारत में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, यानी भारत में किसी भी आधार पर मत अधिकार के मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी जैसे ही कोई व्यक्ति 18 साल की आयु का हो जाता है उसको मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके उलट अगर हम देखें दोस्तों, इसके विपरीत देखें तो ब्रिटेन ने क्या प्रावधान कर रखे थे भारत में कि कुछ पैमाने, कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर रखे थे कि संपत्ति होनी चाहिए, आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, टैक्स आप देते हो तभी आपको क्या है मत अधिकार प्राप्त होंगे। तो भारत में क्या है, जैसे ही आप 18 बरस के हो जाते हैं आपको मत अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप पढ़े लिखे होने चाहिए, आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पर भारत की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, भारत में अगर कोई अंगूठा छाप भी है या फुटपाथ पर बैठा भिखारी भी है तो वो भी क्या है 18 साल की आयु के बाद मतदान कर सकता है, यानी मत देने का अधिकार उसके पास आ जाता है। तो सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार प्रणाली यही कहती है कि किसी के साथ किसी भी आधार पर, चाहे धर्म के को लेकर हो दोस्तों, चाहे जेंडर को लेकर हो, किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति के साथ मत के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे ही 18 वर्ष का होगा उसको वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों भारतीय संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? धर्मनिरपेक्ष बनाता है। यानी भारतीय संविधान पूरी तरह से क्या है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाता है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, ना ही किसी पंथ को मानता है, ना ही किसी धर्म को मानता है। सभी धर्मों के लिए समान रूप से भारत क्या है, कोई भी कानून लागू करता है। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। क्या भारतीय संविधान भारत को क्या बनाता है दोस्तों? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाता है। हालांकि ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है दोस्तों ये मूल संविधान में तो नहीं था, लेकिन इसको 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से दोस्तों भारतीय संविधान की कहाँ जोड़ा गया था दोस्तों? इसको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसको जोड़ दिया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसको जोड़ा गया था। यानी भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के पास ऐसे अधिकार हैं कि वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग पूजा अर्चना कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार व प्रसार कर सकता है। इसका मतलब यह है कि भारत का संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाता है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक के पास, प्रत्येक धर्म के प्रत्येक नागरिक के पास ऐसे अधिकार हैं, चाहे प्रस्तावना की बात करें या फिर मौलिक अधिकारों में 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी है दोस्तों, उसकी बात करें तो ये कहा गया है कि प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपने धर्म की पूजा कर सकता है, अर्चना कर सकता है। इसीलिए दोस्तों भारतीय संविधान सिखों को कृपाण रखने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 जब आपको मौलिक अधिकार पढ़ाए जाएंगे, 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रताएं दे रखी हैं दोस्तों, जब आपको पढ़ाई जाएंगी तो बताया जाएगा कि सिखों के पास कृपाण रखने का अधिकार है। और ये सिखों के पास कृपाण रखने का अधिकार कौन देता है? ये भारत का संविधान देता है, क्योंकि भारत का संविधान दोस्तों भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में।